आज हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब कि हमें कूलम्ब्स लॉ प्रूव करना है किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की वजह से। तो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको कूलम्ब्स लॉ की हेल्प पे कैसे हम गॉस थ्योरम को हेल्प से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सिंपल हमको एक स्फीयर ले लेना है। स्फीयर आप जानते होंगे 3D शेप होती है, लेकिन बोर्ड पे 2D ही बनना पॉसिबल है। ये हमने एक स्फीयर ले लिया, इसका एक पॉइंट ले लिया बीच में, इसको O ले लिया और यहाँ पर हम चार्ज रख देंगे क्या? प्लस Q। और यहाँ से हमने डिस्टेंस ले लिए P, इसको R दे दिया और यहाँ पर हम एक क्या ले लेंगे? पॉइंट ले लेंगे, P ले लेंगे। तो एक स्फीयर है, लेकिन बोर्ड पे कैसा है? 2D दिख रहा है, लेकिन ये 3D शेप में एक बॉल में, जैसे फुटबॉल बॉल, ऐसा एक स्फीयर है। उसमें क्या है, हमने एक बीच में एक पॉइंट O ले लिया, उस पर हमारा Q चार्ज रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। इतने बड़े एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट से उनको प्लस करके और इंटीग्रेट करके अपना सॉल्यूशन बनाना। भाई पर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इतने बड़े स्फीयर के लिए हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, ये वाला सर्कल के लिए, स्फीयर के लिए। तो ये हमारा छोटा पार्ट ले लिया और इसको क्या लिया? नाम दे दिया हमने DA। ये हमारा DA है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा एरिया वेक्टर है वह भी किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के चारों ओर से निकल रही होगी। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हमारी सब पूरे स्फीयर में इक्वल होगी, सेम होगी। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मान सकते हैं। यहीं से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और यहीं से हमारा एरिया वेक्टर भी होगा। यहीं से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस स्फीयर में चारों ओर से मतलब जो स्फीयर है इसके पूरे एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। तो इसका एरिया वेक्टर भी हमारा इसी साइड हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हम 3D शेप में कैसा लेते हैं? आउटवर्ड ले लेते हैं, जो क्योंकि इनवर्ट तो उसमें पॉसिबल होता नहीं है, तो आउटवर्ड ले लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हमने ले लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमारा एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 डिग्री। ये थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। अब देखिए, आप सिंपल यहाँ पर क्या लिखते हैं? फ्लक्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नेट फ्लक्स कितना होता है हमारा? फाई, कुछ बुक में यहाँ पर DA की जगह पर DS लिखा हुआ है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर DS भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पिछली वीडियोस में सब में DA लिया, क्योंकि A मतलब एरिया होता है और S मतलब सरफेस एरिया होता है। तो यदि आप चाहें तो यहाँ पर DS भी लिख सकते हैं। यदि आपकी बुक में DS लिखा है तो आप DS लिख सकते हैं। तो E डॉट DA, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। आप जानते हैं यदि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? यदि हम EDA करेंगे तो ED, यहीं पर कर देता हूँ इसको, EDA कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा जाता है, लेकिन यही क्रॉस प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, तो इसमें क्या साइन थीटा जाता है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और साइन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी? 0 थी। यहाँ से थीटा कितना है हमारा? 0 डिग्री। 0 डिग्री हमारा थीटा है। तो यहाँ से कॉस थीटा की जगह यदि हम 0 रखेंगे तो EDA कॉस थीटा की वैल्यू यदि हम 0 रख दें यहाँ से कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती। तो यहाँ से हमारा फाई आ जाएगा EDA। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको E सारे पॉइंट पर सेम है, तो E यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब E यहाँ पर सब जगह पर सेम है, तो E हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर हम क्या क्या इंटीग्रेशन करेंगे? DA का करेंगे। तो फाई DA का इंटीग्रेशन करेंगे। तो एरिया का इंटीग्रेशन होता है वो कितना आता है? 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर। यदि हम एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई R स्क्वायर जाएगा। तो फाई की वैल्यू यहाँ से जाएगी हमारी 4 पाई R स्क्वायर।
तो हमने फाई की वैल्यू यहाँ से निकाली। अब क्या करना है हमको, गॉस थ्योरम रखनी। तो गॉस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या इस एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको, और यहाँ से इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो दोनों तरफ फाई है, तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैंने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों जब हम कंपेरिजन करेंगे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर, और इस तरफ से क्या जाएगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इसके पास पहुँच जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से E की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, Q एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारी यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, E की। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब लगाएंगे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला लगाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने जो फार्मूला लिखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो फार्मूला लिखा था हमने वो क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो फार्मूला था वो क्या था, ई एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यदि आपको ये पिछली वीडियो देखी तो आपको ये फार्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने फार्मूला लिखा था एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू यदि निकालें तो एफ ई क्यू नॉट, यहाँ से हम ये वाली ई की वैल्यू जो यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 थी इक्वेशन 3 नाम देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इक्वेशन 3 में से ई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एफ क्यू, यहाँ से क्या है, हम सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर लिख देंगे, और आर स्क्वायर इसके नीचे लिख देंगे, पूरा गॉस बन जाएगा हमारा क्यू। और यहाँ से क्या जाएगा हमारा एक क्यू नॉट, क्योंकि इसके पास क्यू नॉट भी है, और यहाँ से क्या जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, कूलम्ब्स लॉ की। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया था, एक यहाँ पर स्पेयर ले लिया था, स्पेयर के लिए सिंपल जो हमारे पिछली वीडियोस में हम करते आ रहे थे वही किया था। यहाँ से डी ए लिया, छोटा सा एरिया ले लिया था, बीच में एक क्यू चार्ज रख दिया था, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा यहाँ से 0 हो गया था। और सिंपल फिर हमने यहाँ पर क्या किया था, फाई की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ थ्योरम कर दिया था। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था ये वाला रख दिया, उसके बाद एफ की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दी, और यहाँ से ई की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, और ये हमारा कूलम्ब्स लॉ आ गया। ये हमने प्रूव कर दिया, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। और ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये एमपी बोर्ड में बहुत बार आता है, और पिछली बार भी आया था, और इस साल भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल डेरिवेशन है, इसमें हम कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको छोटे छोटे फार्मूला से याद हैं, तो ये आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल करें सब्सक्राइब। और यही इसी डेरिवेशन के साथ हमारा क्या चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड खत्म होता है। ये हमारा लास्ट डेरिवेशन था इस चैप्टर का। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 2 फिजिक्स का। तो ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर 1 यहीं पर ख़त्म होता है, इसका लास्ट डेरिवेशन था। इस चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशन थे,
लेकिन आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे। थैंक यू।